ठीक है, मैं ऑन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने कोयले के बारे में पढ़ा था। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अ, वर्गीकरण पढ़ लिया था हमने। भारत में भी आपको पता है, पहले से पढ़ रखा है हमने, भारत में कोयला कहाँ का किन किन क्षेत्रों में मिलता है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। मिनरल्स जब हम पढ़ रहे थे, और फिर हम दूसरी बात कर रहे थे। जब हम कल कोयले के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या क्या जान लिया था कि कोयला किस प्रकार में, जब हमने वर्गीकरण किया एनर्जी रिसोर्सेस का, तो एक बोला रिन्यूएबल और एक बोला नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि हिंदी में जब आप इसको बोलते हैं तारीख क्या है बेटा, 7 ना 8, 9, 8 है ना। अच्छा, यहाँ हमारे राज्य में यूसीसी का जो बिल है विधानसभा से पारित हुआ, और अब आप समझ रहे हो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य ऐसा बन जाएगा जो अपने देश, अपने राज्य में यूसीसी इंप्लीमेंट कर रहा है। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यूसीसी जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4। किसमें आता है? भाग 4। अनुच्छेद कौन सा है? 44। अनुच्छेद कौन सा है? 44। आर्टिकल 44 आपको ध्यान रखना है, मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ा भी रखा है। आर्टिकल 44 बोलता है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए जाने की जो है सरकार को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह भाग डीपीएसपी में है। ये डीपीएसपी वाला पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये बाध्यकारी नहीं है, है ना, ये सरकार की इच्छा पर है कि कब इसके संबंध में कानून बनाना है। तो जरूरत तो हम महसूस ऐसी करते हैं कि ये कानून पूरे देश में लागू हो, पूरे देश में बनाया जाए, और इस संबंध में फिर शक्ति किसके पास होगी? भारत की संसद के पास। अगर पूरे देश के लिए कानून बनाना है तो वो शक्ति तो संसद के पास है। लेकिन फिलहाल हमने देखा उत्तराखंड राज्य, जिसने तो इसके ऊपर जो है एक पैनल भी गठित किया था, पैनल भी गठित किया था, और वो पैनल किसके नेतृत्व में हुआ? ये आपकी परीक्षाओं में आने वाला है, ये पूरे भारत की परीक्षाओं में आने वाला है। उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून का ड्राफ्ट बना, और यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार को सौंपा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उसके संबंध में 2 साल पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक क्या हुआ? पैनल का गठन हुआ। उस पैनल ने राज्य में तमाम अलग अलग जिलों में जाके अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग जनजातियों के लोगों से, अलग अलग प्रकार से, हर प्रकार के लोगों से, समाज के हर वर्ग से वार्ता की थी, और बहुत से सजेशंस मांगे गए, ऑनलाइन सजेशन मांगे गए। बीच बीच में इस पूरे के पूरे पैनल का विस्तार, कार्यकाल को बीच बीच में बढ़ाया गया। फाइनली 2 तारीख को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, फिर विधानसभा में ये बिल लाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, और अभी ये विधानसभा से पारित हुआ है। तो जरूरत तो हमें ऐसी महसूस होती है कि भाई यूसीसी ऑल इंडिया लेवल पर लागू होना चाहिए, और ऑल इंडिया लेवल पर इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास। लेकिन ये राज्यों के द्वारा बनाया जाए, अभी उत्तराखंड में हुआ है। अब देखो, बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है गुजरात में, गुजरात में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है इसके ऊपर। वैसे ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी इस बारे में बात कर रहे हैं, और भी तमाम राज्यों में इस बारे में, जो बीजेपी शासित राज्य है वहां इस संबंध में बात होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्योंकि इसको चैलेंज भी किया जाएगा, जहां तक पूरी संभावना है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। हालांकि दूसरी बात यह है कि इसमें जनजातियों को एग्जीक्यूट किया, उसको बाहर रखा गया है, जनजातियों को इसकी परिधि से बाहर रखा गया है, उनको इससे बाहर रखा गया है। जैसे उत्तराखंड में हमारे पास थारू, बोक्सा, जौनसारी, समझ रहे हैं आप, लगभग उत्तराखंड की 4% जो वन रावत जो है आपका, ठीक है, उत्तराखंड की 4% आबादी लगभग जो है जनजातीय आबादी है। और क्योंकि उनके अपने कल्चर होता है, उनका अपने कस्टम्स होते हैं, है ना, अपने पूरी परंपराएं, रीति रिवाज है, अपनी विवाह पद्धति है, तमाम तरह की चीजें हैं, उससे एग्जीक्यूट बाहर रखा गया है, उनका एग्जीक्यूशन किया गया है, बाहर रखा गया है। तो ये आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्दा आपके लिए समझना, और इसमें प्रश्न आएगा, क्योंकि अब तो ऑल इंडिया लेवल पर चर्चा चल रही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या इसके स्कोप है, इसको लेकर सरकार की क्या मंशा रही है, और क्या ये चुनावी स्टंट है,
क्योंकि बहुत जल्दी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो उत्तराखंड में तो मांग चल रही थी भू कानून की, उत्तराखंड मांग रहा था भू कानून, उत्तराखंड को दे दिया गया यूसीसी। तो ये जो हुआ है ये एक हिसाब से सही है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान है। अब चैलेंज होगा जगह जगह आर्टिकल 21 वाला मुद्दा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, जीवन जीने का अधिकार। और फिर इसमें क्या है, 2010 के बाद जितनी भी शादियां उनको रजिस्टर कराइए आप। हालांकि इसके संबंध में संसद ने पहले ही बोल रखा है 2005 से ही। अब वो भी एक मुद्दा है। फिर जो हमारे राज्य में बात तो ये कर रहे थे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कि भाई आप लिविंग रिलेशनशिप को बैन कीजिए, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप को बैन करना आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए अब आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आप सोचिए ये सब गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब किसी का डेटा कितना गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। फिर लिविंग रिलेशनशिप से बाहर हो गए तो फिर वो अब तलाक भी आप एक साल बाद ही ले सकते हैं शादी के, यानी शादी के 1 साल तक। वैसे भी तलाक एकदम मिलता भी नहीं है। तलाक के लिए भी जो आपका फैमिली कोर्ट होती है, कुटुंब न्यायालय होता है, वो पहले प्रयास करता है कि दोनों को मिला लिया जाए, उनको टाइम दिया जाता है, अपनी आपसी सहमति में आइए। लेकिन अभी इसमें मैं कुछ पैनल उसका रिपोर्ट पढ़ रहा था 1 साल, अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं है उसको, बहुत ही अलग अलग पॉइंट है उसमें, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए ये कानून जो आया इसको अब असम सरकार पढ़ रही है, वहां पे इसको लागू किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में इसको देखकर, इससे प्रेरित होकर थोड़ा सा संशोधन करके लागू किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वो भी है सरकार की कि उसने गुगली फेंक दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। वैसे भी आईपीसी, सीआरपीसी और आपका जो जो सीआरपीसी है, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनके भी नाम चेंज हुए हैं ना अभी। मतलब नए तरीके से उनमें कुछ वो हो गया है, चेंजेस हो गए, बहुत सारे नए नए सेक्शंस जुड़ गए हैं, कुछ सेक्शन इधर से उधर हुए, हटे हैं। वो भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब चीजें। चलिए वो सब पॉलिटिक है, जब दोबारा से फेज आएगा तो हम उसको फिर उसको तरीके से नए तरीके से भी देखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर ली आपसे। अनुच्छेद 44 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका टकराना अनुच्छेद 21 से। उत्तराखंड सरकार ने इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है, राज्यपाल की भी एसेंट मिलनी है और ये लागू हो जाएगा। तो फिर ये किस प्रकार से रहेगा या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो वो तो देखने वाली बात है। चैलेंज तो होगा ही होगा। हाँ जी, हाँ, उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का तो पहला है, लेकिन इससे पहले गोवा में है। लेकिन गोवा वाला हमने नहीं बनाया हुआ। गोवा में क्योंकि पुर्तगालियों का शासन था, उनके यहाँ पहले से ही परंपरा रही है, तो वो उनका लागू ही रहा। स्वतंत्र भारत में पहला राज्य उत्तराखंड बना है, लेकिन अभी उत्तराखंड से पहले जहां लागू है वो गोवा है। शुभम मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ जी राम बहादुर जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज यहाँ तो माइक ब्लिंक करने लगा है। एक सेकेंड। हाँ, कौन सी दीदी? अच्छा, आ गई ना आवाज राम बहादुर जी? तो हम लोग, गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ऊर्जा संसाधन की कल बात कर। सर, हाँ बोलिए। सर कल 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 मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया था सर, तो हाँ आपका कॉल आ गया था। कोई नहीं कोई नहीं, कल हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, और कल लिखा भी था कुछ हमने, अभी भी लिखेंगे। बस मैं आपको एक बार रिकैप करा रहा हूँ, जल्दी बैठिए बेटा। ऊर्जा संसाधन की बात हो रही थी। ऊर्जा संसाधन में 2 प्रकार के ऊर्जा संसाधन हमने देखे थे। 2 प्रकार से वर्गीकरण कैसे देखा था? एक देखा था रिन्यूएबल, परंपरागत और गैर परंपरागत, तो दूसरा तरीका था ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय। नवीकरणीय याद है? नवीकरणीय संसाधन और
और दूसरा क्या था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बोले तो अनवीकरणीय संसाधन जो रिन्यू नहीं हो सकते। उदाहरण भी हमने देखे थे, इसमें देखा था हमने क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आदि। इसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि आदि। यानी कि ये जो है नवीकरणीय, इनको हमने क्या बोला, अक्षय ऊर्जा, यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता। अक्षय का मतलब होता है जो खत्म नहीं होगी। सूर्य ताप खत्म नहीं होगा कभी, पवन कभी खत्म नहीं होगी, पानी खत्म नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं ये क्या हो गए, अक्षय ऊर्जा के माध्यम। और दूसरा कौन सा होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए थे, जो रिन्यू नहीं हो सकते, अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। इनको हमने क्या टर्म बोली है, फॉसिल फ्यूल। क्या बोला हमने, फॉसिल फ्यूल। जब हमने फॉसिल फ्यूल की बात की थी, फॉसिल फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, और फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब जो जीव, जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके बरियल से टेम्परेचर, प्रेशर में जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो अंदर बरी रहे इनसाइड द अर्थ, तो वो चीज चेंज हो गई किसमें, जो आज आपको देखने को मिलता है। क्या इसको हिंदी में समझ गए, जीवाश्म ईंधन जिसे आप बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा जो मिलता भी है, तो वो क्या है, कोल, कोयला, कोल। कोल के बाद पेट्रोलियम। पेट्रोल अलग चीज है, पेट्रोलियम तो बहुत बड़ी चीज है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज है। और फिर पेट्रोल तो उसका एक प्रोडक्ट है। और तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज होगा आपकी नेचुरल गैस। अब जो कोल है, कोल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, भारत में इसकी स्थिति देख ली थी, और भारत में किन किन क्षेत्रों में मिलता है ये भी देख लिया था। तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में एक दो कैटेगरी होती है, एक तो आपकी होती है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, और एक होता है आपका पेट्रोलियम जो रिफाइंड ऑयल होता है। क्या होता है, रिफाइंड ऑयल। तो आपने कई बार सुना होगा, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतना चल रहे हैं, इतने डॉलर प्रति बैरल चल रहे हैं, प्रति बैरल। तो क्रूड ऑयल हम क्या खरीदते हैं, कच्चा तेल, फिर उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, और बनाया जाता है उससे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड मतलब जो प्योर हो गया है। अब ये पेट्रोलियम से ही आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में आप इस्तेमाल करते हो। वैसलीन जेली से लेकर आपके जो आपके कई सारे जो मेकअप प्रोडक्ट हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, आपकी कैंडल बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, जो वैक्स उसकी होती है, हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। एरोप्लेन का ऑयल जो होता है बहुत ही रिफाइंड, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सब इसी प्रोसेस में। तो इसको ओवरऑल एक टर्म में क्या बोलते थे हम, पेट्रोलियम। तो क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस। ये तीनों ही कैसे हैं, जीवाश्म। ये हमेशा के लिए नहीं है, इनकी एक सीमा है, एक सीमा बाद ये खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे मतलब जैसे जैसे इनका भंडारण है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, तो ये एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया में बिजली बनाने के लिए जो ईंधन, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो क्या है, कोल है। न केवल भारत में, भारत में तो सबसे ज्यादा हिस्सा कोल का ही है, लेकिन दुनिया में भी आप देखिए कोल एक बड़े रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन बड़ी समस्या क्या है, हम लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी शताब्दियों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुरानी सभ्यताओं ने भी इसका इस्तेमाल किया। लेकिन प्रश्न क्या है, इससे संकट क्या है, इससे संकट है हमारे पर्यावरण पर। इससे संकट है कहां, हमारे पर्यावरण पर, नेचर पर। क्योंकि हमें पता है पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, और 2016 में 2016 में जो कि हमारा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था, पेरिस में जलवायु सम्मेलन के तहत
जो एक संधि हुई दुनिया भर के देशों के बीच में, उसमें सबको यही था कि हम लोगों को बनना है कार्बन न्यूट्रल। क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल। क्योंकि जब कोल को बर्न किया जाता है ओपन एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 रिलीज होता है। और CO2 अपने आप में क्या है भाई? CO2 अपने आप में जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। जो CH4 है आपका, या CO2 है आपका, या CO है आपका, आप देख रहे हैं पर्यावरण पर काफी ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब तो हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन को लेकर भारत सरकार ने पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया। हाइड्रोजन अबंडेंट भी है, आपको पता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलता है वो क्या है? हाइड्रोजन। तो आप समझ रहे हो कि हमें ये सब चीजों को देखते हुए अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी है। तो कोयले के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, और कोयले के बारे में हमने देखा कि भारत का सर फॉसिल दो फ्यूल के प्रकार नीचे के क्या लिखा कोयले। था सर? हाँ जी, सर फॉसिल फ्यूल के बाद नीचे सर हिंदी में क्या लिखा था सर वो? फॉसिल फ्यूल कहां गया? फिर सर लेफ्ट में सर जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन हिंदी में वाह। जीवाश्म ईंधन। ओके सर, जीवाश्म। ओके फिर सर ये सर कोल, थैंक यू सर। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है बेटा। और ठीक है पेट्रोल सर। को हमने दो में, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है जो हम खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइंड ऑयल, फिर हम उसको बेच देते हैं। भारत देखो कितने दिमाग से काम कर रहा है। कच्चा तेल खरीद रहा है, उसको साफ कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, फिर उसको बेच दे रहा है। कच्चा तेल खरीदता है ना रशिया से और आपके सऊदी से, बहुत सारे जो आपके खाड़ी देश हैं, ओपेक देश बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? ओपेक देश। इसको जब हम आईओ पढ़ेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद है पेरिस में जो जलवायु सम्मेलन हुआ, उसमें यह बोला कि हमें कार्बन का एमिशन को रिड्यूस करना है। हमें ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, इतना लगभग बढ़ गया है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। अगर उससे थोड़ा भी डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। इसी में भारत ने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया, जिसे हम बोलते हैं क्या? नेट जीरो। जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना कार्बन हमें सोख भी लेना है। और भारत ने इसके लिए लक्ष्य क्या रखा है? 2070। और धीरे 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 देखिए हम इसमें काम करते जा रहे हैं। इकोलॉजी में और इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। ये आप कभी नेट पे सर्च कीजिएगा, और ये तो आपको इस पूरे 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल बता रहा था ना मैं आपको, क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में? टिकाऊ, टिकाऊ, सतत विकास। सस्टेन करे जो। तो भारत का लक्ष्य तो 2070 तक के लिए है, रहेगी बात याद। और हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, अगर वो ज्यादा बढ़ेगा तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। और वैसे भी सर्दी और गर्मी का पैटर्न बदलता जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो कि ग्रीन हाउस गैसेस GHG का एमिशन हो रहा है। और उसका एमिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बड़े स्तर पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब से निकल के हमें दूसरी तरफ जाना है, जो कि पर्यावरण वाली चीजें ही हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा इन्वायरमेंट से भी मुद्दा जुड़ गया, हमारा इकोनॉमी से भी मुद्दा जुड़ गया, और हमारा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। याद रहेगी बात? हाँ भाई। तो भारत में जो हम देख रहे थे कोयले की जो सबसे जो क्षेत्र मिलते हैं कोयले के, तो हमने कहां देखा था? भारत में ये कौन सी बेल्ट है? ये वाली, ये पूरी भारत सर, पूरी भारत ईस्टर्न वाला, जिसमें ईस्टर्न वाला। ईस्टर्न वाला और फिर आपका वो सेंट्रल और ये वाला हिस्सा भी है। सोलह का। हाँ, और ये वाला हिस्सा भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और भारत में जो भी कोयला मिलता है, ये 1, ये 2, ये 3। और भारत में जो कोयला मिलता है तो 2 प्रकार का पीरियड का, एक गोंडवाना ग्रुप का एक एंथोसाइट और एक टर्शरी। सॉरी। अब आप बताओ ज्यादा पुराना कौन सा है? गोंडवाना। भारत में जो कोयला है 96% गोंडवाना पीरियड वाला है, गोंडवाना ग्रुप का है। और टर्शरी का 4%। जो ज्यादा पुराना होगा वो अच्छा होगा या खराब होगा?
जो जितना पुराना पीरियड का होगा, जो जितना पुराना पीरियड का कोयला होगा, उसकी क्वालिटी, उसका कार्बन कंटेंट, उसकी कंबशन वैल्यू उतनी अच्छी होगी। तो हम देखते हैं कि हमने जब देखा था तो भारत में 4 प्रकार से देखा था: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आपने बीट बोला ना पीट, कोई बात नहीं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये पीट तो वैसे कोयला ही नहीं इसको मानते, बहुत ही खराब क्वालिटी का है, लेस देन 40% कार्बन कंटेंट है। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा था राम बहादुर जी? एंथ्रेसाइट। और एंथ्रासाइड सर, एंथ्रासाइड। ज्यादा मिलता है उसके वो है बाद फिर बिटुमिनस, और फिर दूसरा आता था, है लिग्नाइट, और फिर आता है पीट। सबसे खराब है पीट। है भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है, अगर वो क्रम पूछे तो गोंडवाना क्रम वाला 96% मैंने बता दिया आपको, टर्शरी वाला 4% के करीब। दूसरा, भारत अपनी आवश्यकता का, हमने ये भी तो पढ़ा था, 22% कोयला इंपोर्ट करता है, खरीदता है। 22% कोयले को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, डिस्पाइट कि हम कोयले के एक बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। भारत दुनिया के 5 जो शीर्ष देश है कोयला प्रोडक्शन में, उनमें आता है। बावजूद इसके वो क्या खरीदता है? कोयला खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि हमारे यहाँ आवश्यकता ज्यादा है, हमारे यहाँ आबादी भी तो कितनी ज्यादा है, तो दुनिया की इस टाइम सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ है। दूसरी बात, आप ये देखिए, एंथ्रेसाइट जो है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें 90% से ऊपर, आप समझ रहे हैं क्या होता है, कार्बन कंटेंट। इसको अगर आप देखें तो ऐश कम बनेगी, है ना। लेकिन प्रश्न क्या है, ये भारत में मिलता ही नहीं है। भारत में क्या कहीं नहीं मिलता? तो हम देखते हैं कि भारत में मिलता है, लेकिन कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर में, रियासी में। तो बहुत सीमित क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस। तो बिटुमिनस भी कोई खराब नहीं है कोयला, अच्छी क्वालिटी वाला कोयला है ये भी। लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। फिर तो लिग्नाइट है। लिग्नाइट को हमने क्या बोला था? ब्राउन, भूरा कोयला। और ये हमें कहां मिलता है सबसे ज्यादा? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। और फिर सबसे निम्न क्वालिटी का, धुआं ही धुआं कर देता है वो, और पर्यावरण के भी बेकार है, वो है आपका पीट। तो पीट क्यों है? क्योंकि वो मार्शी लैंड में उसका फॉर्मेशन हुआ है, और मार्शी को सिस्टम में बना है, तो उसमें नमी की मात्रा भी आपको देखने को मिल रही है। जैसे लकड़ी होती है, अगर गीली लकड़ी को जलाओ तो वो धुआं धुआं करेगी, और सूखी लकड़ी क्या है, तुरंत जलती है। तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए पीट, तो ये निम्न क्वालिटी का, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। जैसे ही आप ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, जो हमारा कौन सा है, जो है पेट्रोलियम। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, मतलब जो आपने नोट कर ही रखा है, बाकी जो कुछ इसमें एक्स्ट्रा है वो आप गोंडवाना और ये टर्शरी वाला याद रखना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है आपके, चाइना में भी मिलता है कई जगहों पे। ये बड़े उत्पादक देश है ना मैडम। चलिए, हो गया इतना। हेडिंग डालिए अगली, पेट्रोलियम। डेट डालिए आज की पहले, ये वाला नोट करने के बाद। कोयला लिख लिया था हमने? नहीं लिखा था तो लिख लो, चलो। लिखो कोयला, हेडिंग डालिए कोयला, कोल। देखिए कोयला मुख्यतः, हेडिंग डालिए कोयला। अब सीधा कोयला ऐसे, और फिर पेट्रोलियम तो ऐसे ऐसे बढ़ना है। कोयला मुख्यतः, मुख्यतः वनस्पतियों का, मुख्यतः वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। कार्बोनेट बोलते हैं ना जिसे, कार्बनीकृत अवशेष होता है, कार्बनीकृत अवशेष होता है, कॉमा, जिसका उपयोग
तभी तो हम कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं कोई भी चीज जैसे पुरातन काल की मिलती है, जिसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जिसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, पूर्ण विराम। यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित, यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शैल होता है, संस्तरित शैल होता है। एक तो ठोस, सामान्यतः से क्या है? यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित लेयर्ड बाय लेयर्ड, जिसका मतलब है संस्तरित शैल होता है। शैल यानी पत्थर होता है, शैल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ज्वलनशील, नेक्स्ट पॉइंट, यह ज्वलनशील खनिज, यह ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से, यह ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इन जीवांशों में, इन जीवांशों में, हाँ जीवांश है ना, जीवाश्म में बनाया, इन जीवांशों में कार्बन, कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा फॉस्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस कॉमा सल्फर, कॉमा सल्फर आदि पाया जाता है, सल्फर आदि पाया जाता है। स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, कोयला को, कोयला को, कोयले को ना, कोयले को उद्योग की जननी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, उद्योग की जननी, उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है। उद्योग की जननी, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग की जननी क्यों बोलते होंगे आयुष? आज पूरी दुनिया में जितना सारे भी उद्योगों में सर कोयला का, अगर सारे उद्योगों में अगर सर कोयला का उपयोग ना हो तो कोई भी उद्योग कुछ भी नहीं आयरन हासिल। स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, और आयरन स्टील में कोक का इस्तेमाल होता है, हमने पढ़ा था ना। तो कोयले के बिना आप समझ रहे हो जो हमें ऊष्मा पैदा करनी है वो संभव नहीं होगी। तो ये सारे उद्योग जितने भी, जैसे एक प्राइमरी सोर्स हो गया जिससे हमारे बाकी सारे फर्दर पर्पसेस सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, कोयला ऊष्मा एवं शक्ति का, कोयला ऊष्मा, ऊष्मा होता है प्रकाश एवं शक्ति का, शक्ति का, शक्ति मतलब पावर, ऊष्मा एवं शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है। कोयला ऊष्मा एवं शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है, शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है। पूर्ण विराम। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग लोह, लोहा जिसे बोलते हैं आयरन कॉमा जिंक, इसका प्रयोग लोह कॉमा जिंक इत्यादि खनिजों के, खनिजों के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण क्या होता है? एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना। इसका प्रयोग लोहे, जिंक आदि खनिजों के निष्कर्षण में धातु कर्म कार्य में, धातु कर्म कार्य के लिए, धातु कर्म कार्य के लिए
व कोल गैस कॉमा टार जब कोयले को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाते हैं ना तो ये निकलता है। कोल गैस कॉमा टार कॉमा कोक का प्रयोग होता है ना इंडस्ट्रीज में, आयरन स्टील, कोक कॉमा वाटर गैस कॉमा उर्वरक होता है फर्टिलाइजर्स, उर्वरक तथा विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उत्पादन में, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों के उत्पादन में भी किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है, यानी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। अगला स्टार पॉइंट, भारत में सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र, भारत में सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र, हाँ, पश्चिम बंगाल में जो दामोदर रिवर की घाटी का क्षेत्र है। हाँ, भारत में रानीगंज तो वो प्रॉपर प्लेस हो गई पश्चिम बंगाल में जहां पे कि इस संबंध में कार्य होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। ऊपरी दामोदर घाटी, और ये किसका पार्ट है? छोटा नागपुर पठार, भारत का रुर प्रदेश भी कहते हैं इसको, भारत का रुर प्रदेश। तो लिखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण, और वैसे रुर कहां है आयुष? इटली में, जर्मनी में। रुर कहां पे है? जर्मनी में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, ब्रैकेट क्लोज। इस क्षेत्र में देश का लगभग 35%, इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट हमारी जो है वो कौन सी हो गई? ये वाली बेल्ट, ईस्टर्न इंडिया का क्षेत्र हो गया है। राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से, भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से, भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर, लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ताप एवं दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर। भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि विकास क्रम के आधार पर, यही कारण है कि विकास क्रम के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 प्रकारों रूपों में विभक्त किया जाता है। यही कारण है कि कोयले को मुख्यतः 4 प्रकारों रूपों में विभक्त किया जाता है।
विभक्त किया जाता है। अब नीचे से जो सबसे पहले बना हुआ होगा मतलब लेटेस्ट होगा, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, क्रम लिखना जरा चारों का। सबसे नया यानी जिसकी क्वालिटी सबसे खराब होगी फिर, हाँ, पीठ से फिर ऊपर बढ़ो, फिर ऊपर बढ़ो, हाँ, सब बिटुमिनस जो अमेरिकन वाला हमने कल पढ़ा था, फिर एंथ्रासाइट, हाँ, सब एंथ्रासाइट। आप उसके फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में आप 4 का नाम लिख दीजिए बस। पीठ से आगे लिग्नाइट, लिग्नाइट से आगे बिटुमिनस, बिटुमिनस से आगे एंथ्रासाइट, फिर लिखना उसके बाद नेक्स्ट स्टार पॉइंट। पहले फटाफट ये लिखो चारों का नाम, नीचे से ऊपर बढ़ना है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। आप लोगों का किस किस का पेपर है? आरओ का, यूपी आरओ किसका है? आपका है? कहाँ आ गया एडमिट कार्ड? कहाँ है सेंटर? सहारनपुर है आपका भी बेटा, सहारनपुर, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टार पॉइंट लिखना, भारत के राज्यों में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार का क्रम, भारत के राज्यों में कोयले के सर्वाधिक संचित भंडार का क्रम, कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार का क्रम, संचित भंडार का क्रम मतलब कोयला का भंडारण, भंडारण समझ रहे हो, रिजर्वायर कहां है अभी बताए थे आपको, लिखो जरा। सबसे ज्यादा कोयला भारत में कहां है? टॉप 3 स्टेट्स लिखो, झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, उसके बाद लिखिए छत्तीसगढ़। ये सब कहां है भाई? पूर्वी भारत में है कि नहीं है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है कि नहीं है ये? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। चौथा लिख लो पश्चिम बंगाल, और फिर 5वां लिख दो एमपी, मध्य प्रदेश। ये भंडारण है, भंडारण मतलब जहां पर रिजर्व्स हैं। अब जिस राज्य में सबसे ज्यादा भंडारण है, आवश्यक नहीं है कि उससे सबसे ज्यादा उसका निष्कासन भी होता हो। भंडारण होता है वहां पर होना, वहां पर मौजूद होना, प्रेजेंट होना। निष्कासन होता है प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, उत्पादन कितना कर रहे हैं। दूसरा क्रम लिखिए, भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम, भारत के राज्यों में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम। अच्छा ये क्रम भंडारण वाला तो आप जो लिखा है उसे याद कर लीजिए, लेकिन जो उत्पादन वाला है इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। मसलन जब भी परीक्षा देने जाएं तो उससे पहले वाला, यानी किताब में जो लिखा है, आपके नोट्स में जो लिखा है, वो तो उस हिसाब से लिखा है जिस हिसाब आप पढ़ रहे हैं। लेकिन मान लो पेपर देने जा रहे हैं आप आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, और तब वो चेंज हो चुका होगा। ऐसा डेटा चेक कर लेना चाहिए आपको, कब? जब आप पेपर देने जाएंगे। तो अभी लिखिए सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, भंडारण तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन उत्पादन चेंज होगा। छत्तीसगढ़, कौमा उड़ीसा, कभी उड़ीसा आगे निकल जाता है, कभी छत्तीसगढ़, कौमा मध्य प्रदेश, कौमा झारखंड, और तेलंगाना। देखो हमारी लिस्ट के हिसाब से झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्वायर है, लेकिन झारखंड से उत्पादन अगर देखें तो उत्पादन में नंबर पे कौन सा आ रहा है? चौथा नंबर पे। तो है ना डिफरेंस। तो एक चीज होती है भंडारण, यानी एक आदमी के पास 1 लाख रुपए सैलरी है और दूसरे वाले की सैलरी है 50,000, लेकिन जो 1 लाख रुपए वाला है वो घूमने फिरने में केवल महीने में कितना खर्च कर रहा है? 10,000, और जिसके 50,000 है वो 25,000 घूमने फिरने में निकाल दे रहा है। तो समझ रहे हो, भंडारण होना एक चीज है, आपके पास 1 लाख रुपया है लेकिन आप खर्च कम कर रहे हो, वो 50,000 रुपए वाला जो है वो 25,000 रुपए घूमने में लगा रहा है, आप केवल 10 लगा रहे हो। तो वही चीज है अंतर। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने देखा कि कोयले का निर्माण जो हो रहा है, कोयले का जो निर्माण हो रहा है, वो निर्माण में आप समझ रहे हो किसका इंपॉर्टेंस है? डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स,
लेकिन ये प्लांट्स एनिमल्स बहुत साल पहले बरी हुए होंगे। बरी मतलब समझते हो, दब गए होंगे। तो जब ये बरी हुए तो ये बरी कैसे हुए, किस प्रक्रिया से हुए, क्या कारण रहा होगा, इसके पीछे आप कोई कारण बता सकते हैं? प्राकृतिक आपदाएं मैडम बोल रही है। राम बहादुर जी क्या कारण होगा? और ये तो बड़ी संख्या में हुआ होगा ना, खूब सारे पेड़, मतलब जंगल का जंगल वो उल्टी पुल्टी हो गया, उलट पुलट। समझते हैं? जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपको दिख रहा है, जंगल जानवर वो सब नीचे हो गए और दब गए। तभी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रक्रिया में ये व्यवस्था, जैसे गोंडवाना है 250 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ। जैसे हम ये देखें टर्शरी का 50 मिलियन ईयर्स अगो। समझ रहे हो? इतने सालों पहले। तो ये तो उसके मुकाबले नया है, ये पुराना है। जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा प्रेशर, उतना एक्सट्रीम, और तब जाके आज हमें फॉसिल फ्यूल देखने को मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया तो बहुत जटिल और बड़ी प्रक्रिया हुई होगी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ होगा कि जंगल के जंगल सब, मान लो ऐसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, आज कुछ ऐसा हो जाए कि सारा अमेजन रेन फॉरेस्ट नीचे आ जाए। जैसे बोलते हैं ना कि वो होती है ना रोलर कोस्टर होती है, वो होती है ना वो नाव वाला, वो नाव वाले झूले में नहीं झूलते हम, झंडे के मेले में आता है, और ऐसे उल्टी पुल्टी हो जाए। तो ऐसा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है संभव पर? हाँ, पेंजिया पैथालासा। तो उसमें हाँ, तो वो इन्होंने पढ़ रखा है ना, वही मैं फिजिकल ज्योग्राफी का ही कंसेप्ट है। कौन सा है सर? हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, प्लेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसका कोई रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास? आज के समय कहां हो रहा है ऐसा? सबसे बड़ा महाद्वीप जहां दरार पड़ी है, अफ्रीका। अफ्रीका की रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, ये देखने को मिले। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए कि जो मैडम ने बात बोली प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट मूवमेंट की, या जो हमारा जो पूरा का पूरा लैंड मास था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या था? पेंजिया। और वो पेंजिया जो दो भागों में टूटा, एक नाम क्या बचा? लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और एक नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। तो आप समझ रहे हो विद टाइम, उस टाइम पे जो हमारे पास प्लांट्स थे, ट्रीज थे, जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट थे, और जो एनिमल्स थे, वो सब क्या हुए भाई? ये पृथ्वी, आप समझ रहे हो, एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आगे बढ़ी है। एक हम डायनासोर वाला, मैमूथ वाला टाइम भी आप जानते हैं, जो डिस्कवरी में, और आपने देखा है कि तमाम तरह से साइंटिस्ट ने और डिस्कवर्स ने उसको जाना है। तो विद टाइम वो चीजें कहाँ गायब हो गई। पहले तो इंसान भी आप देखिए, कुछ कुछ चीजें आज भी रहस्य हैं। लंबे लंबे इंसान होते थे, हाइट बहुत ज्यादा होती थी। हमारे उत्तराखंड में खुद एक रूप कुंड है, कहां ये? चमोली में है। ये भी एक अपने आप में रहस्य है, इसके ऊपर भी काफी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? तो ये बरी हुए, तो जिस प्रोसेस से बरी हुए, लैंड एरिया की बात हो रही है। अंदर तो टेम्परेचर, अंदर पृथ्वी में जाएंगे तो तापमान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा अंदर, जैसे हमने कोर तक पढ़ा था। लेकिन दूसरी चीज है, क्या इसी प्रक्रिया से पेट्रोल बना? अंतर क्या है कोल और पेट्रोल में? हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। कोल और पेट्रोल में अंतर यह है कि पेट्रोलियम वाले जो क्षेत्र है, पेट्रोलियम मैरीन इकोसिस्टम का क्षेत्र है। मैरीन इकोसिस्टम समझ रहे हो? यहाँ पे तो बड़े 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 पेड़ पौधे, और ये जमीनी क्षेत्र में हुआ, वो पानी वाले क्षेत्र में, ऐसा समझ लो। और वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं थे। जो पानी के अंदर की वनस्पतियां होती है, पानी के जो जो जानवर होते हैं, मछलियां वछलियां सब, वो जब सी, वो होता है ना सी बेड, सी बेड समझते हो, जो समुद्र का तल है, बेड है, उसके नीचे एक्सट्रीम प्रेशर में रहे, एक्सट्रीम हीट में रहे। हमने पढ़ी थी फ्लोर्स, जो आपकी कॉन्टिनेंटल थी और ओशियनिक थी, पढ़ी थी दो क्रस्ट। तो हम पानी वाले के नीचे की बात कर रहे हैं। तो उस पानी वाले के उत्पादन के रूप में तो हमें देखने को मिल रहा है क्या? पेट्रोलियम। और जो जमीनी क्षेत्र में ये सब बैरल हुए, उसके रूप में हमें को देखने को क्या मिल रहा है? कोल। और जहां पेट्रोलियम है वही नेचुरल गैस भी होगी। और नीचे आप गहराई में जाएंगे
तो वहां आपको शेल गैस मिलेगी, जो अब आजकल चर्चा का मुद्दा बना। और नीचे गहराई में क्या आपका शेल गैस। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे लिखिए, अगला लिखिए, भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। हेडिंग डालिए, भारत में, बात नहीं बिल्कुल भी, भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। लिखिए, भारत में कोयले का विकास दो प्रमुख भूगार्भिक शैल क्रमों में हुआ है। भारत में कोयले का विकास दो प्रमुख भूगार्भिक, भूगर्भ समझते हो, पृथ्वी के गर्भ, गर्भ मतलब पेट, मतलब अंदर, शैल क्रमों में हुआ है। दो प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। पहला लिखिए, गोंडवाना गोंडवाना युगीन शैल क्रम। गोंडवाना युगीन शैल क्रम। दूसरा लिखना टर्शरी, लिखे तो है ये दोनों, गोंडवाना टर्शरी। दूसरा लिखिए टर्शरी युगीन शैल क्रम। टर्शियरी, टर्शियरी लिख पा रहे हैं हिंदी में? टर्शरी युगीन शैल क्रम। और ये गोंडवाना ऐसे लिखना है आपको। लिख दिया? अब दोनों के लिए दो दो पॉइंट लिखने हैं, पहले गोंडवाना वाले का और दूसरा फिर टर्शरी वाले का। गोंडवाना में लिखिए, यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। 250 मिलियन कितना पुराना हुआ? 2 करोड़, 25 करोड़। यह लगभग 250 मिलियन 250 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। शैल क्रम है। दूसरा पॉइंट, इसमें उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। हो रही थी ना बात, इसमें उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। और भारत भाग्यशाली है कि भारत में 96% यही वाला है। इसमें उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च कोटि का समझ रहे हो ना, जिसकी ताप उत्पादकता अधिक होगी, जिसमें राख की मात्रा कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में अधिकांश कोयला लगभग 96%, एनसीईआरटी का डेटा है। भारत में अधिकांश कोयला लगभग 96% इसी क्रम की शैलों से प्राप्त होता है, यानी गोंडवाना युगीन क्रम की, इसी क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। शैलों से प्राप्त होता है, शैल यानी पत्थर, जो बिटुमिनस प्रकार का है। शैलों से प्राप्त होता है जो बिटुमिनस प्रकार का है, जो बिटुमिनस प्रकार का है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कोयला उद्योगों हेतु सर्वोत्तम समझा जाता है। यह कोयला उद्योगों हेतु, उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज, यह कोयला उद्योगों हेतु महत्वपूर्ण समझा जाता है। महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा
क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यधिक कम होती है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यधिक कम होती है, एवं यह धातु शोधन में, धातु को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर से, एवं यह धातु शोधन में, धातु शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एवं यह धातु शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिरी में हेडिंग डालने क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में है ये? तो जो नदियों के क्षेत्र हैं आपके, वो नदियां है ना, जो नदियां नदियां बनी उसी प्रकार से हैं, वो सबसे पुरानी, जो कभी कभी एक प्रकार का फॉल्ट बना होगा, जैसे दामोदर घाटी बहुत महत्वपूर्ण भारत की। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? सबसे पीछे वाली मैम, सबसे पीछे वाली मैम, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है तो सही पर है गलत? सही भी है पर गलत भी है, बताओ। गंगा तो है पर गंगा डायरेक्ट नहीं है, हुगली नदी। हुगली, और हुगली किसकी सहायक है? गंगा की। हुगली किसकी सहायक है? गंगा। तो लिखो दामोदर घाटी, कौमा गोदावरी घाटी, कौमा सोन नदी घाटी। आयुष, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की दाई सहायक, दामोदर भी दाई सहायक। सोन नदी घाटी, कौमा महानदी घाटी, महानदी घाटी, वो सॉरी कौन सी, महानदी घाटी, हाँ, आदि महत्वपूर्ण है। चाय में, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो अलग हो गया, वो तो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। महानदी, महानदी तो आपकी उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया ना, महानदी हो गया छत्तीसगढ़ उड़ीसा, पूर्वी भारत की नदियां हैं। हाँ, गोदावरी उसका पार्ट हो गया वो। गोदावरी नदी भी आपकी प्रायद्वीप की नदी है महत्वपूर्ण, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी चारों। मतलब ये आप समझ रहे हो कौन से राज्यों की बात करें, पूर्वी भारत की। और नीचे आ गए तो थोड़ा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है इसके निक्षेप, तेलंगाना और तमिलनाडु। नेक्स्ट अगले हेडिंग डालिए टर्शरी, टर्शरी, टर्शरी युगीन शैलक्रम। अब इसमें पूरा लिखने के बजाय सीधा लिखना टाइम पीरियड इसका 50 मिलियन, 50 मिलियन वर्ष पुराना शैलक्रम है ये। ऐसे यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। 50 मिलियन वर्ष पुराना यानी नया है उसकी तुलना में, किसकी तुलना में? गोंडवाना की तुलना में। नेक्स्ट, इस क्रम के कोयले में राख एवं सल्फर की मात्रा अधिक, इस क्रम के कोयले में राख एवं सल्फर की मात्रा अधिक तथा तथा तापोत तापोत्पादक शक्ति, तापोपादक संधि विच्छेद हो रखा है, ताप प्लस उत्पादक मिलके हो गया तापोत्पादक, यानी ताप का उत्पादन करने की शक्ति कम होती है, कम होती है। फलतः यह उद्योगों में इस्तेमाल नहीं होता। फलतः यह उद्योगों में इस्तेमाल नहीं होता। लास्ट लिख देना इसका मुख्य क्षेत्र, फलतः यह उद्योगों में इस्तेमाल नहीं होता। इसका मुख्य क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत समझ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका मुख्य क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत, जैसे असम, मेघालय लिखे,
जैसे हमारे कौन से राज्य यहाँ पे, असम, कौमा, मेघालय, कौमा, नागालैंड, नागालैंड, कौमा, अरुणाचल प्रदेश आदि है, अरुणाचल प्रदेश आदि है। बेटा आप बताइए मुझे, पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर जिसे हम बोलते हैं ना, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर जानते हैं ना आप? पूर्वोत्तर समझते हैं? ये दिशा हो गई ये वाली, उत्तर और पूर्व के बीच में पूर्वोत्तर। हम कहां उत्तराखंड में बैठे हुए, उत्तर में, ठीक है। राम बहादुर जी कहां है? पूर्वी भारत में, छत्तीसगढ़ में है ना इस टाइम वो। छत्तीसगढ़ को वैसे हम मध्य भारत में रखते हैं, मध्य और पूर्व की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर भारत में कौन से राज्य आते हैं? कितने राज्य आते हैं? 7 सर, जो 13, असम, 7 राज्य। 7 सिस्टर्स प्लस उनका ब्रदर सिक्किम, 8 हो गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे राज्य, समझ रहे हो? ये पूर्वोत्तर। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूर्वोत्तर में बेटे? असम है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। अरुणाचल क्षेत्रफल में कौन सा है? अरुणाचल। उसके बाद है असम। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है हर राज्य से, वो किसकी लगती है? असम की। आबादी भी आप देखिए तो यहां पर कहां ज्यादा है? असम में। वैसे असम के बाद जो आबादी ज्यादा है वो एक छोटे से राज्य में है, त्रिपुरा। वेरी गुड आयुष। और त्रिपुरा वो राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है? पश्चिम हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश है। 3 तरफ से वो किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ, त्रिपुरा। अच्छा कौन सा राज्य यहां पर आजकल हिंसा के कारण चर्चा में था? मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में कौन से 2 समुदायों के बीच में हिंसा थी? मतैया कुकिया, क्या की? कुकी। क्या की कौन सी? कुकी तो और रामायण में क्या याद है? कुकी, कुकी व मैती, कुकी व मैती, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा मणिपुर में एक बहुत फेमस दुनिया का तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क, नेशनल पार्क, तैरता हुआ दुनिया का कौन सा है? माजुली। माजुली असम में बेटे, माजुली आइलैंड तो असम में है। दुनिया का केबुल लामजाओ, क्या नाम है? केबुल लामजाओ, ये पढ़ा तो रखा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा एक सींग वाला गैंडा राइनासोर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा। काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ है? असम में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो इकोसिस्टम इकोलॉजी में आपको पढ़ने चाहिए, ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। भूल तो मेरे को लग रहा है भूल गए पहली यूनिट, ध्यान रहना है। केबुल लामजाओ को भी ध्यान रखना है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब आ गए हम कहां पर? अब आ गए हम पेट्रोलियम में, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी पीढ़ी किसकी लग रखी है यहाँ पे? किसकी है दूसरी पीढ़ी? और सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत पैंटाइल। में प्लेन क्षेत्र पर त्रिपुरा। हाँ त्रिपुरा राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्र से पास भी है पर बीच में बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश जो बना हुआ है बड़ा गड़बड़। अच्छा आज पाकिस्तान में चुनाव है, आपको बता दिया जाए, आज पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं, पर भगवान जाने कैसे चुनाव हो रहे हो, अलग से ही चुनाव है पाकिस्तान। और वहां सब कुछ सेना के नियंत्रण में, इमरान खान जेल में है। और देखो वो जो अब मेरे को लग रहा है नवाज शरीफ की पार्टी जीत सकती है, और दोबारा एक बार ऐसी स्थिति बनेगी कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। ये नवाज शरीफ वही है जिनके कार्यकाल के दौरान ही जो कारगिल युद्ध हुआ था आपका, कारगिल के वॉर के टाइम पे आपको याद है, और इनकी तो सत्ता ही पलट दी थी जनरल परवेज मुशर्रफ, जो अब नहीं रहे, महरूम जनरल परवेज मुशर्रफ। कौन कौन नहीं गई वोट देने? चलिए इस्लामाबाद, हाँ बिल्कुल सही कह रहे मैं। पेट्रोलियम, दुनिया इसके बिना भी क्या ही होती अगर पेट्रोलियम के बारे में ना पता होता, है ना।
जो बहुत सारा पेट्रोलियम है वो अकर करता है इंडिया में, आर कनेक्टेड विद द एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन टर्शरी रॉक स्ट्रेटा। रॉक स्ट्रेटा जो आप पढ़ते हैं, रॉक की अलग अलग लेयरिंग होती है, उसमें आप देख रहे हैं जो टर्शरी रॉक स्ट्रेटा है उसमें आपको पेट्रोल मिलेगा। लेकिन किस में? आपने पढ़ा था जियो सिंक्लाइन, आपको मैंने ये बताए थे सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन। तो भारत में पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज्यादा हैं क्या? नहीं है पेट्रोलियम के भंडार, लेकिन हमारी आवश्यकता बहुत ज्यादा, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है, आबादी हो गई 140 करोड़। तो उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मतलब उसमें ये सारे लोग गाड़ी नहीं चला रहे होंगे, पर ज्यादातर पॉपुलेशन तो हमारी यूथ है, यंग है, और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, तो लोग गाड़ी वाड़ी लेते ही लेते हैं। तो आप समझ रहे हो कि भारत जो है वो बहुत बड़ा डिपेंडेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेंगे भी, लेकिन वो उस प्रकार से नहीं मिलेंगे, और जो जहां मिलेंगे वो रीजन आपके फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स। डोम्स होती है गुंबद। ऑयल इन ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ अपफोल्ड, तो उन्हीं पर आपका जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है, वो ट्रैप्ड है। ट्रैप मतलब ये कहां मिल रहा है आपको? पृथ्वी के नीचे जब आप जा रहे हैं तो पहले आपको मिलेगी गैस, नेचुरल गैस, और नीचे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा द्रव, जिसको आप बोल रहे हैं पेट्रोलियम, और नीचे जब आप जा रहे हैं तो आपका वाटर है, पानी है। तो उसका एक लेयरिंग बन रखी है, उस स्ट्रेटा में आपको देखने को मिलता है पेट्रोलियम। इसको निकालने का प्रोसेस बहुत कठिन होता है और बहुत ही मतलब टेक्निकल प्रोसेस है उसको निकालना। भारत में मुंबई हाई का जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हाई। तो ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस। जो ऑयल बेयरिंग लेयर है, ऑयल बेयरिंग मतलब जिसमें ऑयल है, जिस लेयर में ऑयल ट्रैप्ड है, वो पोरस, पोरस होती है जिसमें छेद होते हैं, सांद्र वाली। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन दैट अलाउज ऑयल टू फ्लो थ्रू इट, जो कि ऑयल को अलाउ करती है कि ऑयल उसमें फ्लो करे। क्योंकि आप पानी में भी ऑयल को देखें तो अगर आप किसी मिक्सचर में, पानी में आप 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए तो तेल ऊपर फ्लो करेगा और वो मिक्स नहीं होगा, उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, वो आपका केमिकल प्रोसेस होता है। इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर कीप द ऑयल राइजिंग और सिंकिंग। तो ये जो इंटरवीनिंग पोरस लेयर है यही ऑयल को राइज करती है, सिंक करती है, ऊपर नीचे उठता है। पेट्रोलियम कैन ऑल्सो बी डिस्कवर्ड इन फॉल्ट ट्रैप्स। फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है, एंटीक्लाइन में मिल रहा है, फॉल्ट ट्रैप में मिल रहा है, जो कि पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के द्वारा बनाए गए हैं। यानी सब कुछ पृथ्वी के नीचे जो पोरस, पोरस यानी जिनसे छन छन के छेद छेद वाले से तेल फ्लो कर सकता है, और जो नॉन पोरस रॉक है वहां पर आपको मिलता है। क्योंकि लाइट जो गैस होती है वो लाइट होती है, लाइट मतलब हल्की होती है, और जो चीज हल्की होती है वो ऊपर होती है। तो पहले गैस आपको मिल जाएगी, ड्यू टू द गैस बीइंग लाइटर देन ऑयल इट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स अबव इट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्योंकि गैस हल्की है तो गैस ऊपर मिलेगी और नीचे आपको क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा। भारत में इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग लोकेशंस जो हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात का क्षेत्र और असम का क्षेत्र, और हमारा जो नेचुरल गैस के लिए जो क्षेत्र है केजी बेसिन। केजी मतलब कृष्णा गोदावरी, केजी का मतलब क्या है? कृष्णा गोदावरी। भारत जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। ऑयल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों अलग चीज हो गई। कंज्यूमर मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज बड़ी बात ध्यान दीजिए, यूएसए भी इंपोर्ट करता है। अगर यूरोप के सारे देश मिला दे ईयू तो डेटा ही बदल जाएगा, लेकिन दुनिया में यूएसए, चाइना और इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, टॉप 5 में ये देश आते हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात क्या है, अमेरिका दुनिया के प्रोड्यूसर्स में भी आता है। अमेरिका प्रोड्यूस भी करता है और अमेरिका कंज्यूम भी करता है। अब ऐसा क्यों, ये आप सोच के आए। अमेरिका दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में है, लेकिन अमेरिका दुनिया के बड़े तेल आयातक देशों में भी है। प्रोड्यूस भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसा क्यों? जब उसकी अपनी जो जरूरत है, क्या वो अपनी जरूरत के मुताबिक तेल नहीं पैदा कर पा रहा है? और कर पा रहा है तो वो बेच क्यों रहा है फिर? और फिर बेच भी रहा है तो फिर खरीद क्यों रहा है? ये आप पता करके आइएगा। भारत दुनिया में 3रे नंबर पे आता है। भारत दुनिया में किस नंबर पे आ रहा है? 3रे नंबर पे आ रहा है, और बड़े स्तर पर ऑयल का कंज्यूमर है।
कोविड के दौरान और अभी रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भारत ने बहुत बड़े स्तर पर ऑयल को परचेस किया फ्रॉम रशियन फेडरेशन, और हमारे पास हमने उसको रिजर्व भी करके रखा। बीच में आपने देखा था पेट्रोल, जो हमारे यहाँ पे तेल के दाम है, पेट्रोल डीजल जितना भी ये आपका ऑयल है, इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और फिर सरकार क्या करती है, उसमें बीच बीच में जैसे चुनाव वगैरह आते हैं, इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो उसमें छूट भी देती है। तो भारत में सरकार के इनकम का भी बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि कितने सारे टैक्स लगते हैं उसमें, तब जाके हमें कहीं मिलता है वो। आप समझ रहे हैं, कंज्यूमिंग अराउंड 4.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, यानी पूरे विश्व का 4.6% हम जो है इसका उपभोग कर रहे हैं, और जो अब लगभग 5% के पास पहुंच रहा है। आप सोचिए दुनिया में इतने बड़े स्तर पर हम तेल का जो है प्रयोग कर रहे हैं। आगे हमारे देश में और लोगों की इनकम बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों की जो आवश्यकताएं बढ़ेंगी, गाड़ियां वगैरह बढ़ेंगी, तो और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कैसे उसकी पूर्ति करेंगे? जितना ज्यादा हमें बाहर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तो हम बाहर से खरीद रहे हैं, और जितना ज्यादा हम बाहर से खरीद रहे हैं उतना हमें पैसा देना पड़ रहा है। और ये पैसा ऐसा ना कि रुपये ले लो, नोट छाप रहे हैं लोग, रुपये ले लो, ये तो यूएस डॉलर में जाता है, फॉरेन करेंसी में जाता है। तो ये हमारे ऊपर पड़ता है बर्डन, ये हमारे ऊपर पड़ता है बोझ। दूसरी बात, ये कंबशन होगा तो फिर हमारे यहाँ हाय तौबा मच जाती है। हाय तौबा क्या मचती है कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि पॉल्यूशन एक समस्या बनता जा रहा है, ट्रैफिक जैम, एक तो नॉइस पॉल्यूशन कर 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 कर, और दूसरा ऊपर से उसमें क्या है, धुआं ही धुआं। और आप देखिए नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई है व्हीकल्स को लेकर, इस संबंध में दिल्ली में ऑड इवन तक लागू करना पड़ गया। सर्दियों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है, वहां इतना फॉग हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, इन द सेंस डेंस स्मोक प्लस फॉग बन जाता है स्मॉग, खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो सरकार ने कुछ, अब देखो कितने सारे चैलेंजेस है। प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ हमें अपनी ये डिमांड भी पूरी करनी है, क्या कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल में सब आ गया, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। दूसरी तरफ हमारे पास एनवायरमेंट चैलेंज भी है, तीसरी तरफ हमें डेवलपमेंट भी करना है भाई, चौथी तरफ हमने जो कि ग्लोबली प्रॉमिस किया है, जो हमारे ग्लोबल प्रॉमिस हैं उनको भी हमें फुलफिल करना है। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अगर हम अपनी बात से पीछे हटेंगे या जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो फिर हमारे ऊपर प्रश्न उठेगा। लेकिन प्रश्न यहां पर यह आता है कि हम क्या अपना डेवलपमेंट रोक दें? तो इसका तरीका यही होगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल भी होना है, नेट जीरो प्राप्त कर रहा है। तो इसका तरीका क्या है, ये जो गाड़ियां वाड़ियां हैं इनको हम शिफ्ट करें। एक तो हम पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का जो यूज है उसको रिड्यूस करें, एक चीज। दूसरा, हम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म अपनाएं। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है, पेट्रोल वगैरह को यूज कम करे। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है। क्या कर रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें 20% तक, अभी तो कम लेवल पे हो रहा है, यानी 1 लीटर पेट्रोल पे हमें, वैसे 1 लीटर पेट्रोल यानी 100 पार्ट्स में, वो उसमें 20 पार्ट्स तक मैक्सिमम, यानी 80% भाग उसका पेट्रोल है, 20% उसमें इथेनॉल है। इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, ये काम चल रहा है धीरे धीरे चरण में। और फिर उस तरह के इंजन भी बनेंगे। अब भाई आप एकदम अपने इंजन में और ऐसा मिला दो तो वो तो इंजन ही बैठ जाएगा। आपको उस हिसाब से मोटर व्हीकल जो कंपनीज है उनसे बात करके इस तरह से धीरे धीरे लेवल पे ये होगा ना, एकदम तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। पुराने व्हीकल को जो स्क्रैप किया जा रहा है, पुराने व्हीकल दिल्ली वगैरह महानगरों में तो चलने ही नहीं दिए जा रहे हैं, इतने साल पुराना, 15 साल पुराना हो गया, वापस उसको स्क्रैप। दूसरी बात क्या है, और ये पुरानी गाड़ियां, तभी तो ये पॉल्यूशन को लेकर जो नया एमवी एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट, लोग पॉल्यूशन ही नहीं चेक कराते थे। अभी तो अब वो बहुत तगड़ा है ना कानून, आपका चालान होगा बहुत तगड़ा, धुआं ही निकल रहा है गाड़ी से। तुम्हारे में से तो नहीं कोई ऐसा, इसकी गाड़ी से ऐसा धुआं निकल रहा है। दूसरा, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है इसमें, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है हम ईवी की तरफ बढ़े, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़े। लेकिन प्रश्न ये होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो कहीं आप फिर कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घूम फिर के तो बात आप उसी साइकिल में फंस रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए कंसर्निंग बात है, ये भी हमें चीज सोचनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप। तो ये सारे मैकेनिज्म हमें अपनाने हैं। अब धीरे धीरे हम ईवी की तरफ जब बढ़ेंगे,
पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम होगा तो दूसरी बात इसमें एक बात ये रहेगी कि हमारा खर्चा कम हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये हो जाएगी कि हम अपने पर्यावरण को भी बचा पाएंगे, अपने जो ग्लोबल हमारे एम्बिशन है, गोल्स हैं, उनको भी सेटिस्फाई और प्राप्त कर पाएंगे। ये भी आपको इसमें बात ध्यान रखनी है। हाइड्रोकार्बन की तरफ भी अब हमारी सरकार बढ़ रही है। हाइड्रोजन एमिशन, जो हाइड्रोजन को लेकर एक बड़ी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो आपको टीचर इकोलॉजी और वो सब पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट जो पढ़ाएंगे या जो भी है, वो सब आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे हमें इस तरफ बढ़ना है। समझ रहे हैं आप हमारी पॉलिसी क्या है, क्या गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव है, कैसे उन्होंने काम करना है, वो सब आप जो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, वहां पर इसको आप डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे पॉलिसी है, क्या क्या हमने रखा है, क्या क्या लक्ष्य है, और हमने अलग अलग मामलों में क्या क्या भारत सरकार ने अपनी जो है जिम्मेदारियां बताई हैं। मोदी जी क्या इस संबंध में बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हमें पैसा भी चाहिए भाई, हमें टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। अब बड़े देश जो है वो आपको ये भी देखना होगा कि भारत में एक व्यक्ति के पास, अगर हम पेड़ों का अनुपात देखें, हम बोलते हैं ना कि भारत में हमारी वन नीति क्या है कि 33% पूरे भूभाग में जंगल, फॉरेस्ट होने चाहिए। अभी 23 से 24% के बीच में मटके थे। तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चल पाएगा हमारा काम। डेजर्टिफिकेशन को रोकना पड़ेगा, बहुत सी समस्याएं हैं। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया में तहस नहस हो जाएगी, फिर ये सारा विकास धरा का धरा रह जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, देखो भारत का अपना 80% से ज्यादा 85% के लगभग हम अपना जो ऑयल है ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्लेंडिंग लैंडिंग रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, ये गुजरात में खंबात का क्षेत्र हो गया, कैम्बे, कलोल और ये अंकलेश्वर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये नाम ऐसे मैच करने के लिए आ सकते हैं। अंकलेश्वर को गुजरात में डाल देना है, समझ रहे हैं ना, डिगबोई को असम में डाल देना है, मतलब मैच करने के लिए आ जाएगा। ये बेसिन का क्षेत्र हो गया, मुंबई हाई हो गया, ये हमारे ऑयल फील्ड है। इधर आप देख रहे हैं नाहर कटिया, डिगबोई और मोरन, ये सारा आप एक नक्शा इसका फोटो ले लो और ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एटलस में भी होंगे बच्चे, एटलस में भी आपके पास होंगे। ठीक, अब आ गया आपका नेचुरल गैस। पेट्रोल मिलेगा तो नेचुरल गैस भी आप वहां देखेंगे। नेचुरल गैस के लिए केजी बेसिन ध्यान रखिए, केजी बेसिन, इसको ना एटलस निकालना, वहां पे बने हुए इनके नक्शे सबके, ढंग से पढ़ा करो उसको। केजी बेसिन, चलो नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली बेनिफिशियल फ्यूल ड्यू टू इट्स मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। यानी ये पर्यावरण हितैषी के रूप में देखी जाती है, क्योंकि CO2 एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो इसमें कम होते हैं। मिनिमल का मतलब होता है ऐसा नहीं कि हो ही नहीं रहे, हो रहे हैं बट कम हो रहे हैं। तो जो आपने देखा है बहुत सारे शहरों में, जैसे दिल्ली में तो CNG गाड़ियां और CNG की बसेस, वो जब वहां दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कब हुआ था, 2010 में। अब वो तब बस आई थी वहां पे, एक वाली नई बस बनी थी, वो जो नीचे एकदम होती है ना फ्लोर वाली, अभी उत्तराखंड में भी आ गई है वो। देहरादून में जो आजकल बस चल रही है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर, जो बड़ी वाली बस है जिनमें आगे से एकदम दरवाजा खुलता है, दिल्ली में नहीं चलती हो, हरी बस, लाल बस, अलग अलग कलर की बस, वही माँ की लोकल बसेज। और यहाँ पे भी वो बस चलने लगी है जो राजपुर रोड से इधर अलग अलग इलाकों में जो चल रही है, जो AC वातानुकूलित। हाँ, तो वो उस टाइम CNG, अब इलेक्ट्रिक आने लगी, उस टाइम CNG, पहले शुरू में CNG फिर इलेक्ट्रिक बसेज आई। यानी कि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म लेना पड़ा। इलेक्ट्रिक बसेस जो है आपकी वो और ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो अब आप देखिए, और जो पेट्रोल डीजल वाली है वो ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। नेचुरल गैस को कंसिडर किया जाता है इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है और ये 21वीं शताब्दी का फ्यूल है। दूसरी बात, नेचुरल गैस डिपॉजिट सिग्निफिकेंट साइज में है भारत में पाए गए, जो कि कृष्णा गोदावरी बेसिन। और अभी हाल ही में भी पता लगा था, अभी लेटेस्ट 10-15-20 दिन पहले की बात है, कुछ नए रिसोर्सेज के बारे में हमें पता लगा। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, समझ गए कृष्णा गोदावरी बेसिन कौन सा हो गया, आपको बताया था अभी। ये क्षेत्र जो है इंडिया का पेनिनसुलर, और यहां पर ये गोदावरी नदी और ये कृष्णा, ये इनका जो बेसिन का क्षेत्र है, यहां पर बड़े स्तर पर आपको ये वाली गैस देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा the reserves of Mumbai high and related fields are enhanced along the west coast of the discoveries in the Gulf of Cambay। जो पश्चिमी अरब सागर का क्षेत्र है हमारा, गुजरात नीचे महाराष्ट्र का, पश्चिमी जो भारत का समुद्री क्षेत्र है, पढ़ा था हमने
कि इतनी समुद्री सीमा में 12, 24 और 200 कोई नेचुरल रिसोर्स निकलेगा, नॉटिकल मील्स में हम पढ़ रहे थे, दैट विल बी दी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो भारत सरकार का होगा। रिजर्व्स ये आपको ध्यान रखने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर आल्सो मेजर प्लेसेस विद सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। हमारी समुद्री सीमा और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई हमारी समुद्री सीमा? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और वो क्षेत्र पूरा देखिए आप, अंडमान सी इस तरफ, बंगाल की खाड़ी इस तरफ, और पूरा क्षेत्र वहां पर, और सब आप समझ रहे हैं पुराने क्षेत्र हैं। गोंडवाना लैंड जब था, गोंडवाना लैंड उसका ही पार्ट टूट टूट के उधर ऑस्ट्रेलिया निकल गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो एक थी ना, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, इधर इंडिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार और आपके बहुत सारे सिंगापुर, थाईलैंड देश, और इस तरफ आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो गए ये भी। और ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर होता है आपका जो फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष होता है, दी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कंज्यूम द मोस्ट नेचुरल गैस इन इंडिया। भारत का जो उर्वरक क्षेत्र है उसने सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उपभोग किया, और भारत 2017 में, अब तो 2024 चल रहा है, तो लगभग 6-7 साल हो रहे हैं, इतना नेचुरल गैस का उपभोग कर रहे हैं। तो बड़े स्तर पर नेचुरल गैस के हम उपभोग करता भी है। लेकिन हम जो इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा, वो क्या कर रहे हैं? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में ये आप स्थिति देख रहे हो नेचुरल गैस की। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात आती है। इलेक्ट्रिसिटी आप समझ रहे हो, लिखो आप पहले, लिखो भारत में जो हम बिजली बनाते हैं, तो बिजली बनाने का हमारा क्रम क्या है? सबसे ज्यादा बिजली किस क्षेत्र से हमारी बनती है? लिखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, जल्दी लिखना, बिजली उत्पादक देश है। तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। भारत ने हाल ही में 1844 TWH टेरावाट आवर बिजली का उत्पादन किया। कितना किया हमने? 1844। मैं आपको तुलना, क्योंकि हमें ऐसे समझ नहीं आते ना आंकड़े, मैं आपको तुलनात्मक रूप से बताता हूं। भारत ने तो इतना किया, हर साल धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है। चीन का उत्पादन देखो कितना है। चीन का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा चीन करता है। चीन का उत्पादन 8000 TWH से ज्यादा है। भारत अभी 2000 में भी नहीं पहुंचा ना। चीन का उत्पादन 8000 टेरावाट आवर से भी ज्यादा है। इसके बाद यूएसए का उत्पादन है 4000 टेरावाट आवर के आसपास। यानी आप समझिए, यूएसए का आधा कौन, सॉरी चाइना का आधा कौन, यूएस, और यूएस का आधा कौन हो रहा है? भारत लगभग पहुंच रहा है। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है, जिससे आंकड़े कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, हाँ क्रम जरूर पूछ लेगा कि क्रम किसका है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में बिजली चीन बना रहा है, फिर यूएस बना रहा है, और फिर भारत बना रहा है। चलिए, भारत के बाद फिर रशिया, जापान, अलग अलग देश। तो लिखिए, भारत में बिजली का उत्पादन निम्न स्रोतों से होता है। उसका क्रम लिखना है आपको। भारत में बिजली का उत्पादन निम्न स्रोतों से होता है। निम्न स्रोत में सबसे पहला आयुष कौन सा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है भारत के, पूरी दुनिया में ही? कोल, पहला लिखो कोयला। दूसरा लिखिए हाइड्रो, यानी जल विद्युत जो बनती है, जो डैम्स हैं आपके, ये सेकंड नंबर पे है। कोयला सबसे पहले नंबर पे है, दूसरा है जल विद्युत। तीसरे और चौथे नंबर पे बराबर ही चल रहा है वो है सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। चौथे नंबर पे गैस, मतलब तीसरा चौथा तो सेम हो गया। पांचवें नंबर पे गैस लिखो,
और छठे नंबर पे लिखो न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। और ये याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 तो शुरू के याद हो, ठीक है। न्यूक्लियर कभी अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर समझ गए आप? हाँ। अब यही तो आपको बात बता रखी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 2 प्रकार से, जब हम हाइड्रो की बात कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियर उसमें, बाय फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी क्या, डैम में पानी को स्टोर किया जाता है। भाई नदी बह रही है, हमारे टिहरी में क्या हो रहा है, नदी बह रही है, भागीरथी और बिलंगना, खूब पानी है, पानी को रोक दिया गया वॉल बना के। जो रुका हुआ पानी है वो पोटेंशियल एनर्जी में है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पानी को बहुत ही वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ जब गिराया जा रहा है तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमेगी, और उसी से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। अरे हर मामले में आप देखो, मेन उद्देश्य एनर्जी प्रोड्यूस करके टरबाइन को घुमाना, और वो उद्देश्य के हिसाब से उसका नाम है कि विंड एनर्जी है, ठीक है ना। ये टाइडल है, टाइडल में भी क्या है, वो लहरें अंदर है, अंदर आ रही है जा रही है, अंदर आ रही है जा रही है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका टरबाइन का रोटेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, एक तो तरीका हो गया, दो मेन है ना हमारे यहाँ, एक तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो कोयले की बात हो गई, दूसरा हो गया फ्लोइंग वाटर। तो हमारे जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये आपके एटलस में बने हैं, जितने भी बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे हमारी भाखड़ा नांगल डैम, कहां है बेटे जल्दी बताओ, उड़ीसा में भाखड़ा नांगल कहां से आ गया, हीराकुंड डैम की तो नहीं आप दिमाग में आ रहा है आपके, भाखड़ा नांगल पंजाब हिमाचल है ना, उड़ीसा नहीं बोलना। दूसरा दामोदर घाटी, आप बोली मैडम, हाँ ठीक है ना, दामोदर नदी पता है ना आपको, उड़ीसा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कोपिली, पीछे बताओ, कोपली नदी पड़ी थी किसी की सहायक नदी, किसी बड़ी नदी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपिली, असम, ये कुछ। फिर टिहरी भी आ जाएगा, उत्तराखंड, और सारी परियोजनाएं, ठीक है ना। देखो ये लिखा है ना, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर यूज्ड टू क्रिएट द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स जनरेट एनर्जी यूजिंग नॉन रिन्यूएबल फॉसिल सोर्सेज, जिसकी हमने बात की। फिर भारत में अलग अलग प्रकार से जो बिजली बन रही है, देखो उस वक्त का सर वॉइस नहीं आ रही सर, सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस। सर वॉइस नहीं आ रही, प्लीज वॉइस, वॉइस आवाज नहीं आ रही सर। यही बोल रहा हूं, आ रही आवाज? कट जा रहे सर। बिजली का उत्पादन जो है वो अब जब तक आपका पेपर होगा तो 2000 TWH हो जाएगा, टेरावाटा। तो आप उसको लगभग ध्यान रखना, पिछला ये डेटा है तो 2019-20 में हम 1598 यानी 1600 के करीब पहुंच गए थे, ये आपको ध्यान रखना है बात, ठीक है। चलिए तो इसके साथ ही आपका ये वाला पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। बाकी आगे सोलर एनर्जी वगैरह, तो ये आपको आज जब पीडीएफ मिलेगा तो इसको देख लेना। सर हाँ कल जी, का जो सर नोट्स बनाए थे सर, तो ग्रुप में डाल देंगे सर कोई भी। कल का कंटेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा आप अभी तुरंत, ठीक है। किन के लिए, राम बहादुर जी के लिए कल का कंटेंट डाल दीजिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा इसको, जय हिंद। और इसके संबंध में लेटेस्ट जो कंटेंट आता रहेगा उसे पढ़ते रहना, अखबार पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। 2-3 चीजें पढ़ के आनी जो दी, और यूसीसी भी पढ़ के आना है, यूसीसी उत्तराखंड का कानून।